ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को चेक करते हैं। अब सपोज एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल माइनस पी टू पी, और ये ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड नहीं है। माइनस पी टू पी लिख लें आप या माइनस एल टू एल लिख लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सुमेशन ए एन cos n pi x by p plus bn sin n pi x by p, where a naught, a n and bn are called Fourier coefficients, और इनकी अपनी वैल्यूज हैं। a naught है आपके पास 1 over p इंटीग्रल फ्रॉम माइनस p टू p ऑफ f of x dx, और a n आपके पास है 1 over p इंटीग्रल फ्रॉम माइनस p टू p f of x cos n pi x by p dx, और bn है 1 over p इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स साइन पाई एन एक्स बाई पी डी एक्स। अब हम इन फोरियर कोफिशिएंट्स को फाइंड करते हैं। जो आपके पास वैल्यूज आई थी ना, ए नॉट, ए एन, बी एन, ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं। लेकिन इन वैल्यूज को फाइंड करने से पहले कुछ रिजल्ट्स हैं जो इन वैल्यू को फाइंड करने में यूज होंगे। पहले हम उन रिजल्ट्स को चेक करते हैं। उसमें से पहला रिजल्ट है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल ऑफ साइन के पाई एक्स बाई एल डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करें, ज़रा काज का डेरिवेटिव है, माइनस साइन तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस के पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई के पाई बाई एल, और लिमिट हमारी होगी माइनस एल से एल। जब हमने इसमें लिमिट्स पुट की हैं हमारे पास आ गया माइनस एल बाई के पाई इंटू कॉस के पाई एल बाई एल माइनस कॉस के पाई माइनस एल बाई एल। इसको सॉल्व करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। अब ये आपने माइंड में रखना है, अभी आपने माइंड में रखना है कि आपके पास इंटीग्रल ऑफ माइनस एल टू एल साइन के पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ये आपके पास 0 आ रहा था, क्योंकि जब हम फोरियर के कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे तो उनमें रिजल्ट्स हम यूज करेंगे। इसी तरह साइन की जगह अगर आप कॉस लिखते हैं तो तब भी आपके पास 0 आता है, वो आप खुद करके चेक कर लें। ये नेक्स्ट रिजल्ट भी आपके पास यूज होगा कोफिशिएंट्स फाइंड करते हुए। तो इसको मैंने एक एग्जांपल का नाम दे दिया, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल कॉस एम पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल साइन एम पाई एक्स बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ये आपके पास 0 आएगा अगर एम और एन दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन अगर दोनों सेम है तो आपके पास रिजल्ट जो है वो एल आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल कॉस एम पाई एक्स बाई एल कॉस एन पाई एक्स बाई एल। इस लिंक को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ताकि जो आपका फिर का ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, वो यूज हो। ये फार्मूला आपका यूज होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, इसको फिर हमने लिख लिया कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे एलसीएम आ गया, पाई एक्स आपके पास कॉमन आ गया, इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम आ गया, पाई एक्स हमारे पास कॉमन आ गया। अब ये वही रिजल्ट है जो भी जिसको हमने 0 के इक्वल प्रूव किया, इसका रिजल्ट भी आपके पास 0 आ जाएगा, इसका रिजल्ट भी आपके पास 0। अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब रिजल्ट फर्स्ट करते हैं आपको नहीं याद रहता, कोई मसला नहीं, आप इसको इंटीग्रेट कर लें पेपर में। इंटीग्रेट करेंगे तो तब भी आपके पास ये दोनों चीज़ें रिजल्ट जो है वो आपको 0 ही देंगे। इसमें आप देखें लिमिट पुट करें ना एल वाली फिर माइनस एल वाली, इसी तरह इसमें भी लिमिट पुट करें एल वाली माइनस एल वाली, रिजल्ट आपके पास 0 ही आएगा। भाई सॉल्विंग इट वी विल गेट 0। और अगर आपको फ्रॉम माइनस एल टू एल कॉस के पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू 0, सिमिलरली इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल कॉस एम प्लस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू 0, एंड ऑल्सो इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल कॉस एम माइनस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू 0, रिजल्ट विल बी 0। कॉस वाला हमने चेक कर लिया 0 आता है, इसी तरह आप साइन वाला भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल साइन एम पाई एक्स बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि अगर एम और एन दोनों इक्वल हैं फिर क्या होगा। पहले कॉस वाला हम चेक कर लेते हैं। तो जब ये एम और एन आपस में इक्वल होंगे, ये आपके पास आ रहा है स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर एम पाई एक्स बाई एल। अब आपके पास ये आ जाएगा, इसमें फिर हम ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। आप एफएससी में पढ़ते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये जो ऊपर वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा ये 1/2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि अभी हमारा थीटा है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया। अच्छा, अब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करके भी रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपको जो ये लिंक याद है तो आप इसका रेफरेंस दे के इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल कॉस के पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट तो आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास सिर्फ x बचेगा। जब आप उसमें लिमिट पुट करेंगे तो l माइनस माइनस एल वो आपके पास आ जाएगा 2l, तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आपके पास l आ जाएगा। वरना अगर आपको रिजल्ट याद नहीं रहता तो आप इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लें। वैसे इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया हुआ है, इंटीग्रल आप देख लें, चेक कर लें क्या है, ये 2l और 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा l। अब ये आपने माइंड में रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है जिसमें या दोनों काज हैं या दोनों साइन है,
अगर इसमें m और n डिफरेंट है तो जीरो आएगा, लेकिन अगर m और n सेम है तो ये आपके पास जो आपकी लिमिट है वो आंसर आता है। मतलब कि यहाँ पे आप देखें ना -पाई टू पाई, तो इसका रिजल्ट आपके पास पाई आएगा। एल की जगह कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम होनी जरूरी। सिमिलरली इंटीग्रल फ्रॉम -l to l sin m pi x by l sin n pi x by l इज आल्सो इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट वो वाला जिसमें ये दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट से मुराद अब साइन काज है। देखिए पहले जो हमने चेक किया उसमें या दोनों साइन है या दोनों काज हैं। अब जो हम चेक कर रहे हैं उसमें एक साइन है और एक काज है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे ये इक्वल हैं चाहे इक्वल नहीं है, दोनों सूरतों में आपका रिजल्ट जीरो आता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? अगर ये दोनों डिफरेंट हैं और ये लिमिट भी सेम है, ये -l to l की जगह कुछ भी हो सकता है, पाई टू पाई, तो रिजल्ट आपके पास जीरो आएगा। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट होने की बजाय सेम है, मसलन दोनों साइन है या दोनों काज हैं, तो फिर उसमें दो ही सूरतें हैं, या रिजल्ट आपका जीरो आएगा या रिजल्ट आपका l आएगा जो आपकी लिमिट है। अब इसको हम चेक करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम -l to l sin m pi x by l cos n pi x by l, इसमें भी हम वही फार्मूला यूज कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, यह आपका साइन वाला फार्मूला बन गया। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ये फार्मूला आपका यूज हो गया। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई किया, हम यहाँ पे पहुंचे 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम -l to l sin m प्लस n pi x by l प्लस 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम -l to l sin m माइनस n पाई एक्स बाई एल। अब हम देखेंगे कि m और n आपस में इक्वल है तो क्या रिजल्ट आता है, इक्वल नहीं है तो क्या रिजल्ट आता है। अगर इक्वल है तो ये देखें m और माइनस n, तो m माइनस m बन जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा, साइन 0 0, ये लिंक तो खत्म हो गया। यहाँ पे आपके पास m और m ऐड हो गया, आपके पास 2m बन जाएगा या 2n जो भी कह लें आप। तो ये जो सबसे पहले वाला लिंक था आपका, वो जो साइन k पाई एक्स बाई एल बनता था, वो आपके पास जीरो आ रहा था। यही लिंक हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये रिजल्ट भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। उसको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि ये लिंक हमारे पास जीरो बन रहा है तो हमारे पास नेट रिजल्ट इसका आ जाएगा जीरो। अब हम देखते हैं कि m और n आपस में इक्वल नहीं है। इफ m इज नॉट इक्वल टू n, वी विल गेट 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम -l to l sin m प्लस n पाई x by l प्लस 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम -l to l sin m माइनस n पाई x by l dx। अब cos का डेरिवेटिव क्योंकि माइनस साइन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी। अब हम इसमें प्रॉपर्ली लिमिट पुट कर लेते हैं। अब देखिए जब लिमिट पुट करेंगे ये l और l कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा cos m प्लस n पाई। इसी तरह जब -l यहाँ पे हम पुट करेंगे तो l और l कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, लेकिन क्योंकि cos इवन फंक्शन है उसकी वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा cos m प्लस n पाई माइनस cos m प्लस n पाई। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, ये दोनों चीजें भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो 0 - 0 इज इक्वल टू 0, रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट की तरफ अब हम बढ़ चुके हैं। a n b n और कैपिटल A या जिसको आप A0B2 कहते थे, अभी हम उनकी वैल्यूज जनरेट करेंगे। तो पहले मैं an की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। अब आपने माइंड में ये रखना है कि cos n पाई x बाई l आ रहा है an में, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई भी cos से ही करूंगा। जब आपने bn फाइंड करना है तो आपने मल्टीप्लाई भी साइन से ही करना है। पहले मैं an फाइंड करना चाहता हूं तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराऊंगा cos m पाई x डिवाइडेड बाई l से। ये क्या है, cos n पाई x बाई l, मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा cos m पाई x बाई l, और जब मैंने bn की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं साइन से मल्टीप्लाई करा दूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई cos m पाई x बाई l एंड देन इंटीग्रेटेड फ्रॉम -l to l। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ f ऑफ x था, वो बन जाएगा f ऑफ x cos m पाई x बाई l, और इंटीग्रल आएगा -l से l तक। राइट साइड पे आपके पास सबसे पहले a आ रहा था, कैपिटल A कह लें या A0B2 कह लें, आपकी अपनी चॉइस है। a cos m पाई x बाई l इंटीग्रेट फ्रॉम -l to l, और समेशन आ रही थी, और cos n पाई x बाई l आ रहा था। अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया, इसमें आपके पास साइन n पाई x बाई l आ रहा था, उसमें भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी हमने लिंक यूज किए, जो लिंक जनरेट किए, उसको अब मैं यूज करने लगूं। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों डिफरेंट हैं तो चाहे m और n आपस में इक्वल है या नहीं है, रिजल्ट आपका 0 आएगा, यानी कि इसका रिजल्ट तो आपके पास आ गया 0। आप दूसरी बात देखें, अगर ये दोनों सेम है यानी कि दोनों काज हैं, दोनों साइन है, फिर हमने चेक करना होता था कि m n के इक्वल है या m n के इक्वल नहीं है। अगर m n के इक्वल नहीं है तो फिर तो रिजल्ट 0 आना है। तो ज़ाहिर अब हम चेक करेंगे जिसमें m और n दोनों इक्वल है। अब समझ लें मैं चेक करने लगा हूं जिसमें m और n इक्वल है, ये तो 0 हो गया, इसको तो छोड़ ही देना, सिर्फ इसको हमने चेक करना है। ये वही सारी बातें प्रॉपर्ली मैंने लिख दी हैं। ये दोनों डिफरेंट है, ज़ाहिर रिजल्ट 0 आ रहा है। अगर डिफरेंट नहीं है, दोनों काज हैं, तो फिर क्या हमारा रिजल्ट आता था जी, अगर m n के इक्वल नहीं है रिजल्ट 0 है, अगर m n के इक्वल तो रिजल्ट l है। तो अब अगर तो 0 है तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म है, उसको आप छोड़ें। m इज इक्वल टू n अगर है तो हमारा रिजल्ट l आता था, मैंने उसकी जगह पे l लिख दिया है। l a n लास्ट वाली टर्म जिसमें दोनों डिफरेंट थे वो 0 आ गया। अब हम करेंगे क्या, अब इसका रिजल्ट भी अगर आप गौर करें, इसका रिजल्ट भी 0 है। ये सबसे पहले वाला रिजल्ट है जिसमें cos k पाई x बाई l हमने कहा था,
ये वाला रिजल्ट, इस रिजल्ट की मैं बात करूं, इंटीग्रल ऑफ cos k पाई x बाई l वेयर लिमिट इज फ्रॉम -l टू l, इसका रिजल्ट 0, यानी कि ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाए ना जाए वो आपकी अपनी मर्जी, इधर भी 0 कर सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे मैं ले गया, ये आ गया माइनस में और ये हमारे पास 0 हो गया। तो an हमारे पास आ गया 1/l इंटीग्रल फ्रॉम -l टू l f of x cos m पाई x बाई l dx, और an की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ गई, an इज इक्वल टू 1/l। So we will get an is equal to 1/l इंटीग्रल फ्रॉम -l to l f of x cos m pi x by l dx। an की वैल्यू फाइंड होगी। a नॉट की जब आपने वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहीं पे आप n की जगह 0 पुट करें। अब ये देखें, चाहे आप इधर n लिखें m लिखें, इधर आप चाहे m लिखें n लिखें, नो प्रॉब्लम, क्यों दोनों इक्वल हैं। तो a नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/l इंटीग्रल फ्रॉम -l to l f of x cos 0, क्योंकि यहाँ पे हम 0 पुट कर रहे हैं n की जगह पे, तो cos 0 क्या होता है 1। तो हमारे पास a नॉट का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/l इंटीग्रल फ्रॉम -l टू l f of x dx बस। और bn का जब आपने रिजल्ट फाइंड करना है वो आप खुद कर रहे हैं, वो रिजल्ट कैसे फाइंड करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है sin m पाई x बाई l से, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई sin m पाई x बाई l एंड इंटीग्रेट फ्रॉम -l टू l थ्रू दिस, वी विल गेट दिस रिजल्ट। अब एमसीक्यूज जो आपके इसमें से बन सकते हैं वो एमसीक्यूज क्या है, मैं दोबारा आपको बात बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये वाला रिजल्ट है, sin k पाई x बाई l और लिमिट है -l टू l, इसका रिजल्ट आपके पास 0 आता है। चाहे साइन है चाहे कॉज है, रिजल्ट 0 आएगा। ये l जो मैंने लिखा ना, इसे आप लिमिट माइंड ज़हन में रख लें, अल्फा लिमिट, यानी कि चाहे -π टू π हो। अच्छा, इसमें अब एक बात और भी है, -π टू π की जगह 0 to 2π भी हो सकता है। ये बात जरा गौर से देखें। अब ये लिमिट की जगह मैंने लिख दिया -π टू π, ये दोनों लिमिट्स होनी सेम चाहिए, और ये माइनस और ये प्लस वाली, तो रिजल्ट 0। इधर -1 to 1 आए तब भी 0, इधर -π/2 to π/2 आए तब भी 0। अच्छा, अब फर्ज करते हैं ये -l टू l की बजाय यहाँ 0 to 2l आता है, तब भी रिजल्ट 0 आएगा। उसकी रीजन ये है, ये देखें जब आप -1 to 1 करते हैं, अब इसकी लेंथ देखें, 1 ये टोटल लेंथ आपके पास आ गई 2, तो मतलब क्या है कि आप चाहे -1 to 1 कहें या 0 to 2 कहें, बात एक ही है। चाहे आप इधर -l to l कहें या 0 to 2l कहें, एक ही बात है, रिजल्ट इसका 0 ही आना है। चाहे आप यहाँ -π टू π कहें या 0 to 2π कहें, क्यों, दोनों की लेंथ 2π बन, इसकी भी लेंथ 2π बन रही है, इसकी भी लेंथ 2π बन रही है। अब चाहे यहाँ साइन हो चाहे यहाँ कॉज हो, इसका रिजल्ट 0। लेकिन अगर ये लिमिट्स डिफरेंट है फिर रिजल्ट कुछ और आएगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्यों ये है कि अगर यहाँ पे साइन कॉज आए हैं यानी कि डिफरेंट आए हैं, तो इसका रिजल्ट 0, चाहे mn के इक्वल है या mn के इक्वल नहीं है, हर सूरत में रिजल्ट 0 ही आएगा। मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाता है sin 2x cos 2x, लिमिट आपकी होनी सेम चाहिए, -π टू π हो, तो इसका रिजल्ट हर सूरत में आपके पास 0 ही आएगा, चाहे ये mn के इक्वल है या mn के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों सेम है, दोनों साइन है दोनों काज हैं, फिर क्या होगा, ये देखें, अगर ये दोनों सेम है यानी कि जैसे ये दोनों काज हैं, तो फिर आपने देखना है कि m और n दोनों आपस में इक्वल नहीं है अगर, तो रिजल्ट 0 है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं फिर इसका रिजल्ट ये वाली लिमिट होती है। मतलब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पाई लिखा हुआ है तो रिजल्ट आपका पाई आएगा, अगर यहाँ पे π/2 लिखा हुआ रिजल्ट आपका π/2 आएगा, अगर यहाँ पे रिजल्ट आपका 1 लिखा हुआ है रिजल्ट आपका 1 आएगा। और वो जो अभी पहले मैंने आपको बात बताई ना, -π से π कहें या 0 to 2π कहें, बात एक ही है। मतलब यहाँ पे अगर आता है -π to π और mn के इक्वल भी नहीं है तो रिजल्ट आपका आएगा पाई। लेकिन अगर -π to π की बजाय 0 to 2π कहता है फिर भी रिजल्ट आपका पाई ही आएगा। फोरियर कोसाइन सीरीज क्या है जी, इफ f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 to π, तो फिर f of x आपके पास होगा a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ an cos n x। इसमें सिर्फ अब a0 और an की वैल्यू, इसमें bn नहीं है, a0 है 2/π इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π f of x dx, और an है 2/π इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π f of x cos n pi x dx। इसी तरह जो फोरियर साइन सीरीज है उसमें f of x होता है हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ bn sin n x, और bn की वैल्यू है 2/π इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π f of x sin n x dx। अब इसके एग्जांपल्स हम चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द फोरियर series if f of x is equal to 0 when x is greater than -5 and less than 0 and 3 when x is greater than 0 and less than 5। अब हम करेंगे क्या, an, a0 और bn, इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे। वैल्यूज फाइंड करके जो हमारी सबसे पहली वाली इक्वेशन थी जहां से हमने स्टार्ट लिया, जो फोरियर की मेन इक्वेशन है, उसमें पुट कर देंगे। इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, यहां से आप a0 निकाल लेंगे, an निकाल लेंगे, bn निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ये an हमने लिख लिया 1/l इंटीग्रल फ्रॉम -l टू l f of x cos n pi x by l। हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें लिमिट जो है वो -5 to 5 है या l की वैल्यू जो है वो 5 है, इस इंटरवल से, इन दोनों इंटरवल से। ये देखिए -1 to 0 and 0 to 5, तो l हमारे पास हो जाएगा -5 to 5, और क्योंकि ये क्लोज नहीं है ये ओपन है, तो फिर इसलिए हमें इसको भी ओपन करना पड़ेगा। -5 to 0 लाता कर लें और 0 to 5 जो है वो उसको सेपरेट कर लें। -5 to 0 जो है उसमें जो हमारे पास f of x है वो 0 है, तो इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, इनके ये वाला इंटीग्रल तो सारा आपका 0 हो जाएगा।
ये 0 to 5, उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3 पुट कर देंगे। 0 पुट कर दिया, 3 भी पुट कर दिया, तो 3 कांस्टेंट है, वो अपना इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करेंगे, ए एन का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसी तरह ए नॉट और बी एन भी फाइंड करते हैं। ये हमारे पास बी एन की वैल्यू 1/L इंटीग्रल फ्रॉम -L to L एफ ऑफ एक्स cos n pi x डिवाइडेड बाई L dx। L की जगह हमने 5 पुट कर दिया। उसी तरह इंटीग्रल्स को सेपरेट किया, -5 to 0 एंड 0 to 5। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 कांस्टेंट से 3 जो है वो इंटीग्रल से बाहर आया, वो 3 पे 5 बन गया। उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, cos का डेरिवेटिव क्योंकि माइनस साइन है, उसकी सिंप्लीफिकेशन की, तो बी एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/n पाई इंटू 1 माइनस cos n पाई। अब हम ए नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए नॉट हमारे पास होता है 1/L इंटीग्रल फ्रॉम -L to L एफ ऑफ एक्स। उसी तरह उसको भी सेपरेट किया, -5 to 0 एंड 0 to 5, तो -5 to 0 वाले में 0 पुट हो गया, 0 to 5 वाले में 3 पुट हो गया। 3 जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ गया, 3/5 इंटीग्रल ऑफ dx, वो हमारे पास आया x। उसमें फिर हमने ऊपर लोअर लिमिट्स पुट की, पुट करके हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई 3। अब ए नॉट, ए एन, बी एन, उन सब की वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई थी वो हम अपनी मेन इक्वेशन में जहाँ से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास सीरीज आ जाएगी 3/2 प्लस सुमेशन 3/n पाई टू 1 माइनस cos n पाई टू sin n पाई x/5। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और लिमिट है हमारे पास 0 to 2 पाई। ए एन और बी एन हमने फाइंड करना है। ए एन हमारे पास 1/p 0 to 2p एफ ऑफ एक्स cos n पाई x, या 0 to 2p भी लिख सकते हैं और -p to p भी लिख सकते हैं। जैसे आपको MCQs करवाते हुए जो बात मैं समझा रहा था वही बात यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। ए एन हमारे पास आ जाएगा 1/पाई, क्योंकि p हमारे पास जो है वो पाई है, और 0 to 2 पाई। जैसे ये 0 to 2 पाई जो लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है -पाई to पाई, क्योंकि उसकी लेंथ भी 2 पाई बनती है, इसकी लेंथ भी 2 पाई बनती है, तो दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं। ए एन आ जाएगा 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर cos n पाई x। इस पर ज़रा अब हम बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट रख लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फिर हम इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं, 2 पाई पुट कर दी, -0 पुट कर दिया। जब 0 पुट किया तो ये x की वजह से ये तो सारा 0 हो गया, और जब 2 पाई पुट किया तो sin 2 पाई वो हमारे पास 0 आता है, यानी कि ये सारी टर्म आपके पास वैनिश हो जाएगी, आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा। इस पे हम दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर लेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद रिजल्ट इसका आ जाएगा 4/n स्क्वायर। इसी तरह अब हम बी एन भी फाइंड कर लेंगे। बी एन अब हमारे पास क्या होगा, 1/p इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स sin nx इंटू dx। ये वही बात है, दोबारा 0 to 2p कहें या -p to p कहें, एक ही बात है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में 0 to 2 पाई चल रहा था, इसलिए फिर हमने -L to L को 0 to 2L वाली फॉर्म में चेंज कर लिया। इसमें भी उसी तरह एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर, वो हम पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर sin nx। इस पर भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई हुआ। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे और बी एन का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -4π/n। ये जो मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन की, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से चेक कर लें। तो इसी तरह हम अब ए नॉट भी फाइंड करेंगे। ए नॉट की वैल्यू 1/L इंटीग्रल ऑफ 0 to 2L एफ ऑफ एक्स dx। एल की जगह हमने वही पाई पुट कर लिया, 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का x³ आया, उसमें हमने लिमिट्स पुट की। ए नॉट की वैल्यू आ गई 8π स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू अपनी फोरियर सीरीज में पुट करने के बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ये सारा कुछ क्वेश्चंस मैंने और भी लिखे हुए हैं, इसको आप इन क्वेश्चन को आप खुद चेक कर लें। एक आध क्वेश्चन हम फोरियर सीरीज से हट के फोरियर साइन या फोरियर कोसाइन वाला भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सारे आपने घर में इसी तरह खुद ट्राई कर लेते हैं। तो एक आध क्वेश्चन में आपको ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई फोरियर कोसाइन से हमने इसको सॉल्व करना है। ये करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, अप्लाई फोरियर कोसाइन सीरीज। एफ ऑफ एक्स हमारे पास होता है a0/2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स, और ए नॉट है 2/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एफ ऑफ एक्स dx, और ए एन होता है 2/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स dx। अब हम करें क्या, ए नॉट और ए एन की वैल्यू फाइंड करके एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स है क्योंकि हमारे पास साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे हम साइन एक्स पुट कर लेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फार्मूला बनेगा 2 sin अल्फा cos बीटा वाला, sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, इसको क्योंकि दरम्यान में प्लस है, इसको सेपरेटली हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। हमारे पास आ जाएगा -1/पाई cos x प्लस एन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस x, और लिमिट आएगी 0 to पाई। इसी तरह ये आ जाएगा -1/पाई cos x माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, और लिमिट आ जाएगी 0 to पाई। इसमें जब हम लिमिट्स वगैरह पुट कर लेंगे, लिमिट पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × 1 प्लस cos n पाई होल डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर।
ये इंटीग्रेट आप इसको खुद करें, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लें और चेक कर लें कि जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं वो ठीक है नहीं ठीक। तो ए एन और ए नॉट का जो रिजल्ट आया वो हम अपनी मेन एफ ऑफ एक्स वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। ये नॉट का सोल्यूशन है, ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई साइन एक्स, तो साइन क्यूब के कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन सिंप्लीफाई कराइए आ गया 4/पाई। तो ये नॉट और एन की वैल्यू आप एफ ऑफ एक्स में पुट करें वो आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा। वी जो है वॉल्यूम है बेसिकली, तो वॉल्यूम में लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज़ें आती हैं, तो हमने उसको डी एक्स डी वाई डी जी करके लिख लेना है। अब आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपने डी एक्स पहले लिखा है तो आपने यहाँ पे लिमिट भी पहले डी एक्स की पुट करनी है। जैसे ये देखें एक्स दिया हुआ हमें 0 to 2, तो लिमिट हमारी आ जाएगी 0 to 2। फिर डी वाई लिखा हुआ है उसकी भी लिमिट आ जाएगी -1 to 1 क्योंकि वो ही गिवन है। फिर डी जी आपने लिख लिया, डी जी की लिमिट है -3 to 0। चाहे आप डी एक्स डी वाई डी जी लिखते हैं या डी जी डी वाई डी एक्स लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फिर लिमिट आपने उसी हिसाब से लिखनी है। मसलन अगर यहाँ पे पहले आपने डी एक्स लिखा है तो यहाँ पे लिमिट्स भी पहले डी एक्स की लिखेंगे। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे फिर मैं डी जी लिखता तो फिर मैं यहाँ पे लिमिट भी डी जी की लिखता। बस लिमिट्स का आपने ध्यान रखना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब पहली दफ़ा जब इंटीग्रेट करना है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। इंटीग्रेट करेंगे 3x²/2 प्लस y² माइनस जी एक्स, और लिमिट हमारी 0 to 2 वो 0 to 2 यहाँ पे आ जाएगी। लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट होती है यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, और लोअर लिमिट में भी इसी तरह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। अब क्योंकि ये तीनों 0 हो रहे हैं तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख लिया है। इसको आपने सॉल्व किया, आपका रिजल्ट आपने सॉल्व किया, आपका रिजल्ट आ गया 6 + 2y² माइनस 2z। तो जैसे एक इंटीग्रल सॉल्व हो गया दूसरा भी उसी तरह कर लेंगे। अब dy है तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू y इसको सॉल्व कर लेंगे। वो आएगा 6y + 2y³ माइनस 2zy, और लिमिट हमारी क्या है -1 से 1 तक। इसी तरह वो लिमिट भी पुट कर देंगे। अपर लिमिट 1 थी तो पहले हमने y की जहाँ जहाँ y था वहाँ 1 लिख दिया। लोअर लिमिट -1 थी उसी तरह जहाँ जहाँ y था वहाँ हमने -1 लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करवाया, हमारे पास आ गया 40/3 माइनस 4z। अब लास्ट लिमिट रह गई है z वाली, तो विद रिस्पेक्ट टू z पहले हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। वो आएगा 40z माइनस 2z²। लोअर लिमिट -3, अपर लिमिट 0 है, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, z की जगह 0 लिख देंगे। पहले दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, फिर जब -3 पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे आपका टोटल रिजल्ट आ जाएगा 58। ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल और कंटूर जो आपको वो दिया हुआ वो सर्कल है। ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ करली क्यू बाई करली एक्स माइनस करली पी बाई करली वाई डी एक्स डी वाई। अब आपके पास जो p गिवन है वो है साइन एक्स माइनस क्यू गिवन है वो x³ माइनस साइन y। तो p को आपने पार्शली डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, वो आ जाएगा -3y²। q को पार्शली डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाएगा 3x²। ये दोनों वैल्यूज उठा के आपने इस इंटीग्रल में पुट कर देनी है। जब इस इंटीग्रल में पुट करेंगे आपके पास आएगा sin x माइनस y³ dx प्लस x³ माइनस साइन y dy इज इक्वल टू, अब ये सिंगल इंटीग्रल की बजाय डबल इंटीग्रल हो जाएगा, आ जाएगा 3x² माइनस 3y² dx dy। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया x² प्लस y² dx dy। अब x² प्लस y² होता है r²। हमें गिवन है कि जो कंटूर है वो एक सर्कल है और उसकी इक्वेशन भी दी हुई x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। अच्छा फर्ज करते हैं आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट x² y² नहीं आ रहा, √x या इस तरह की कुछ चीज़ आ रही है, तो x की जगह आपने पुट कर लेना r cos थीटा, y की जगह आपने पुट कर लेना r sin थीटा। मुख्तसर बात यह है कि ये जो आपके dx और dy हैं इसको आपने dr और d थीटा में चेंज कर लेना है। ये एरिया है बेसिकली लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट, तो जब हम उसको r थीटा वाली फॉर्म में लिखते हैं तो dx dy बन जाता है r dr d थीटा। सिर्फ dr d थीटा नहीं बल्कि साथ r भी आएगा इसमें, dx dy इज इक्वल टू r dr d थीटा से याद रख लें। और सर्कल जो है वो क्योंकि कंप्लीट सर्कल है और उसका रेडियस हमें दिया हुआ 1, तो हम जो लिमिट्स पुट करेंगे पहले r की लिमिट पुट होगी 0 to 1, और कंप्लीट सर्कल है तो उसका एंगल होता है 0 to 2 पाई। अगर यहाँ पे कंप्लीट सर्कल की बजाय सेमी सर्कल लिखा हुआ होता तो फिर आपने 0 to 2 पाई नहीं करना बल्कि फिर आपने 0 to पाई कर देना। बस इसको आप 2 दफ़ा इंटीग्रेट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। r² और r मल्टीप्लाई होकर r³ बन जाएंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे n+1/n+1, अब फार्मूला यूज होगा 3r⁴ डिवाइडेड बाई 4।
3r⁴ डिवाइडेड बाई 4, 3/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे थीटा आ जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे 2 पाई माइनस 0 2 पाई, 2 2 4 रिजल्ट आ जाएगा 3 पाई/2 स्क्वायर। यूज दिस इक्वेशन एंड पोलर डबल इंटीग्रल्स टू फाइंड द वैल्यू टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जो ये वाली इक्वेशन हमें दी हुई रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स में x² + y² + z² = a², वहाँ से हम z की वैल्यू निकालते हैं। x² + y² राइट साइड पे जाके सारा माइनस हो जाएगा, z हमारे पास आ जाएगा होल अंडर रूट a² - x² + y², और x² + y² होता है r², z = अंडर रूट प्लस माइनस a² - r²। तो अब वॉल्यूम हम पहले सेमीस्फीयर या हेमिस्फीयर का फाइंड करते हैं, वो आपके पास जो कुछ आएगा उसको ज़रा आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमें कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, चाहे आप ये लिख लें, इसको आपने इंटीग्रेट करना है 2 दफ़ा, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं आप। तो अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चलते हैं तो ये इसकी इक्वेशन है, और अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में चलते हैं, साइलेंटिकल कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में साइलेंटिकल में चलना है, तो फिर उसका ये फार्मूला है a² - r², उसका अंडर रूट ये जो भी आपने फाइंड किया इसलिए था ताकि आपको पता चल जाए, और डी ए की वैल्यू होती है r d थीटा। अब इंटीग्रेट हमने इसको जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं वो हमारी एक होगी रेडियस पे 0 to a, क्योंकि इसका रेडियस a है, और दूसरी हमारे पास लिमिट होगी एंगल पे। ये यहाँ से भी आपको जज हो जाएगा कि एक तरफ r है और साथ थीटा है, एंगल स्फीयर का पूरा एंगल 0 to 2 पाई, पहले वाली जो है वो r पे है और दूसरी वाली जो है वो एंगल पे है। तो पहली दफ़ा आप इसको इंटीग्रेट करेंगे r के रिस्पेक्ट से। तो अब ये देखें, इसका इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव आता है -2r, तो r तो हमारे पास मौजूद है पहले से, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर लें, वही n+1/n+1 वाला फार्मूला आपके पास अप्लाई हो जाएगा। a² - r² की पावर आ जाएगी 3/2 होल डिवाइडेड बाई 3/2। उसके बाद हम अपर और लोअर लिमिट्स इसमें पुट कर देंगे, लिमिट्स पुट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ a³ d थीटा, और लिमिट है, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2 पाई। a³ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास जो है वो इंटीग्रेट करने के बाद थीटा बच जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई a³/3। ये अब सेमीस्फीयर का आया है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, सारे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा 4 पाई a³ डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ x² y dx + x dy इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द ट्रायंगुलर पाथ हैज शोन इन द डायग्राम। अब हम इसमें ये करेंगे कि पहले हम अलॉन्ग OA फाइंड कर लेंगे, फिर अलॉन्ग AB फाइंड कर लेंगे, फिर अलॉन्ग BO या OB। अगर आप OB फाइंड करेंगे तो फिर इसमें प्लस माइनस का फ़र्क आएगा, वो सारी बात आपको बताता हूँ। पहले हम अलॉन्ग OA चलते हैं। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आप देखें, इसमें जो y है वो दोनों का सेम है, y इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो y आपके पास आ जाएगा 0। लेकिन x देखें, x इसमें 0 और इसमें 1 है, इसका मतलब है इसमें आपको x कुछ लेट करना पड़ेगा, तो x हम इसमें लेट कर लेते हैं t। तो जब x को हमने t कह दिया तो अब t हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेके 1 तक। ये जो t को मैंने लिखा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 1, उसकी यही रीज़न है। और डिफ्रेंशिएट कर लें, dx = dt और dy = 0। ये सारी वैल्यूज़ जो हमारी मेन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, इंटीग्रल ऑफ x² y dx + x dy, सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं अलॉन्ग AB। अब इसमें देखें कि x आपके पास सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो x = 1 आ गया, लेकिन y चेंज है, y हमारा क्या है जी, 0 से लेके 2 तक, यानी कि y को हम क्या लेंगे t, और t क्या होगा 0 to 2। x = 1 so dx 0, y = t so dy = dt एंड t विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 2। यही वैल्यूज़ जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हम वापस पुट करेंगे सारी वैल्यूज़। जब पुट कर लेंगे, पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 2। ये हमने जो लिमिट्स लिखनी है अब ये t पे लिखनी है, क्योंकि वेरिएबल हमारा t हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं अलॉन्ग OB। BO नहीं कह रहा, OB कह रहा हूँ। थोड़ा सा ज़रा आप डायग्राम पे गौर करें। अब आप डायग्राम में कोऑर्डिनेट्स देख लें, इसमें x 0 है और इसमें x 1 है, इसमें y 0 है, इसमें y 2 है, यानी कि इसमें दोनों चेंज है। अब इसमें फिर हमें कोई और स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। करेंगे कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। लॉन्ग OB स्लोप हमारे पास होता है y2 - y1 / x2 - x1, वो सारी वैल्यूज पुट की स्लोप आ गया। टू इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = m × x - x1, तो m की वैल्यू पुट कर दी, x1 y1 किसी एक पॉइंट को आपने पुट करना था, जिसको मर्जी कर लें, तो मैंने ओरिजिन पुट कर लिया, y = 2x हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसका हमें एज क्या होगा, इसका एज ये होगा कि वो जो चेंज आ रहा था x y दोनों में, उसकी कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाएगी। मसलन अगर x को हम t रखते हैं तो y हमारे पास क्या आया 2t, dx आ गया dt और dy आ गया 2dt, और t अब क्या होगा, t अब आपने इस तरह चूज़ करना है कि जब आप t यहाँ पे पुट करें तो आपको x और y की वो वैल्यूज़ मिलें। अब मैंने t रखा है
ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 1। देखें अब अगर आप टी यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो एक्स आपको 0 मिल रहा है, जब 1 पुट करते हैं तो एक्स आपको 1 मिल रहा है। अब डायग्राम में आप देख लें वहाँ पे एक्स की वैल्यू यही है 0 और 1। इसी तरह जब आप यहाँ पे टी की जगह 0 पुट करते हैं तो वाई आपको 0 मिलता है, और टी की जगह 1 पुट करते हैं तो वाई 2 मिलता है। डायग्राम में देखेंगे उसमें भी 0 2 यही वाई की वैल्यूज़ हैं। तो टी आपने किस तरह जज करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने की तरफ। जो मैं क्वेश्चन दिया था उसमें हमने वही सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट की, उसको सिंप्लीफाई करवाया, सिंप्लीफाई करवाने के बाद रिजल्ट हमारा आ गया 3/2। तो इंटीग्रल अलॉन्ग ओ ए बी ओ, पूरे के पूरे कंटूर का हम इंटीग्रल निकालने लगे हैं, इनके सबको आपने प्लस कर देना ओ ए बी बी ओ। अब ये बी ओ मैं कह रहा हूँ, ओ बी नहीं, ओ बी का आपका आया था 3/2, ये क्या है बी ओ। तो ये अब आपने क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दी है तो ये माइनस करना है। अब सवाल ही पैदा होता है कि जी उधर मैंने ओ बी क्यों कहा, बी ओ क्यों ना कहा, उधर ओ बी इसलिए कहा ताकि जब आप लिमिट्स पुट करें तो आपको आसानी हो जाए लोअर और अपर। अगर आप बी ओ की बजाय ओ बी करेंगे तो लोअर और अपर लिमिट्स आपकी चेंज हो जाएंगी। ये जो 0 to 1 था वो 1 to 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, रिजल्ट आपका आ जाएगा 1/2। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई आई माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई जे प्लस के। कैलकुलेट हमने करना है कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो कर्ल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 है ए क्रॉस बी जो आप फाइंड करते हैं, या सेकंड ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 7 उसमें भी यही सारी चीज़ें क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाल लेना। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना किसके साथ है, डेल क्रॉस एफ आपने निकालना, इसको डेल भी कहते हैं, नेबला भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है कर्ली करली एक्स, कर्ली करली वाई, कर्ली करली जी। तो पहले आपने ऊपर आई जे के लिख लेना है, फिर डेल का एक्स कंपोनेंट, डेल का वाई कंपोनेंट, डेल का जी कंपोनेंट, फिर इसी तरह एफ का एक्स कंपोनेंट, एफ का वाई कंपोनेंट, एफ का जी कंपोनेंट। जब 3/3 का डिटर्मिनेंट नॉर्मली सॉल्व करते हैं उसी तरह कर लेना है। ये आई लिख लिया, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम ये आपने स्किप कर देना था, जो कुछ बाकी है उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो करली वाई ऑफ 1 वो आ गया 0, एंड करली जी ऑफ माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई वो भी आ गया 0, क्योंकि जी तो दोनों में नहीं है। फिर इसी तरह अब आपने ये जे वाला कॉलम और जे जिस रो में आ रहा है ये स्किप कर देना है। आपके पास ये 4 चीज़ें जो है इनका डिटर्मिनेंट बन जाएगा, इनको हमने सॉल्व कर लेना है। जब स्किप करेंगे तो करली एक्स ऑफ 1 वो भी 0 आ गया, करली जी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई वो भी 0 आ गया, क्योंकि जी तो दोनों में मौजूद नहीं है ना। इसी तरह के वाली रो और के वाला कॉलम जब आप स्किप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करली एक्स ऑफ माइनस ई रेज़ टू पावर कॉस वाई माइनस करली वाई ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई माइनस 1/y। अब वाई भी 0 है, जे भी 0 है, सिर्फ हमारे पास के वाला कंपोनेंट बच रहा है। अब आते हैं जी डाइवर्जेंस ऑफ एफ पे। तो जैसे कर्ल मैंने आपको कहा था क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका आंसर एक वेक्टर आता है, इसी तरह डाइवर्जेंस जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। ये भी वही फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 और सेकंड ईयर का मैथ का चैप्टर नंबर 7 डॉट जो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वाली बात कर रहा हूँ, या ए डॉट बी को आप लिखते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, तो भी मैं वही यूज़ करूँगा। डेल को लिख लिया करली एक्स आई प्लस करली वाई जे प्लस करली जी के, और एफ है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई आई माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई जे प्लस के ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, यानी कि करली एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस करली वाई ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस करली जी ऑफ 1। ये तो 0 हो गया, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई को पार्शियली एक्स डिफरेंशिएट करेंगे वो आएगा 1/x, और ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वो आएगा ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई, और जी वाला 0 आ गया। अब आते हैं जी ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो अभी आपने डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये फाइंड किया है, यहीं से आप इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर, इनके आप ऐसे समझें एक वेक्टर है ए, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a आता है, इसका आंसर भी एक वेक्टर आता है। कर्ल का आंसर भी वेक्टर आएगा, डाइवर्जेंस का आंसर स्केलर आएगा, और ग्रेडियंट का आंसर भी एक वेक्टर आएगा। तो अब हम इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसको आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास आ रहा है माइनस 1/x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं वो आ रहा है ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी 0। अब नेक्स्ट है पार्ट 4 डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ हमने नहीं फाइंड किया, पहले हमें ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करने के बाद फिर उस पर डाइवर्जेंस अप्लाई होगा। तो भी मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट जो है वो क्या, मल्टीप्लाइंग का वेक्टर बाय स्केलर, यानी कि एफ को आपने डेल से मल्टीप्लाई कराना है। तो जब एफ को आप डेल से मल्टीप्लाई कराएंगे उसका मतलब क्या है कि जो आई वाला है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, जे वाले को विद रिस्पेक्ट टू वाई, और के वाले को विद रिस्पेक्ट टू जी डिफरेंशिएट करके आपके पास आ जाएगा 1/x आई प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई जे प्लस 0k। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे डाइवर्जेंस। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ पे जब आप डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ एफ भी आपके पास एक वेक्टर आई जे के से पता चलता है, वेक्टर जिसमें आई जे के वो वेक्टर होता है, ये एक वेक्टर है, डाइवर्जेंस भी एक वेक्टर होता है। अब इसमें वही लग जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी।
1 ओवर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई और 0 को विद रिस्पेक्ट टू जी। तो 1 ओवर एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास आता है -1 ओवर एक्स स्क्वायर, ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई का आता है ई रेस्ट पर एक्स कॉस वाई और 0 को आ जाएगा 0। एक्स दिया हुआ है कोसेकेंट टी, वाई दिया हुआ है कोटेंजेंट टी और जी दिया हुआ टी और पॉइंट है π/3। तो ये बेसिकली हमारे पास आर वेक्टर है एक, जिसका एक्स कंपोनेंट है कोसेकेंट टी, वाई कंपोनेंट है कोटेंजेंट टी और जी कंपोनेंट है टी। तो जो पॉइंट हमें गिवन है π/3 वो हम इसमें पुट करेंगे तो हमें वेक्टर पता चल जाएगा ओरिजिनल क्या है। टी की जगह π/3 पुट कर देंगे, कोसेकेंट π/3 होता है 2/√3, कोटेंजेंट π/3 होता है 1/√3 और टी की जगह सिर्फ हम π/3 लिख देंगे। अब इसी वेक्टर को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका डेरिवेटिव कोसेकेंट टी का होता है माइनस कोसेकेंट टी इंटू कोटेंजेंट टी, फिर कोटेंजेंट टी का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर टी और टी का 1 आ गया। यही जो पॉइंट हमें दिया हुआ था π/3 वही हम यहाँ पे टी की जगह पे पुट कर देंगे, हो जाएगा माइनस कोसेकेंट π/3 कोटेंजेंट π/3 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर π/3। अब उसी तरह जैसे आर में हमने π/3 पुट किया था, इसके डेरिवेटिव में भी टी की जगह पे π/3 पुट कर देंगे, तो वो बन जाएगा कोसेकेंट π/3 होता है 2/√3, कोटेंजेंट π/3 होता है 1/√3, फिर कोसेकेंट π/3 आ गया 2/√3। इसको सिंप्लीफाई करके ये वेक्टर बन जाएगा -2/3 -4/3 और 1। अब आर टी जो है वो π/3 पे हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके डेरिवेटिव को भी हमने π/3 पे कैलकुलेट कर लिया। इनको आपने सिर्फ प्लस करना है, आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी। ये देखें जी, पहले हमने क्या किया है कि आर का जो एक्स कंपोनेंट था और आर डेरिवेटिव का जो एक्स कंपोनेंट था उनको प्लस किया है, 0 आ रहा है, 0 आए ना ही कुछ भी आ सकता है। इसी तरह वाई वाला भी जो जे कंपोनेंट है आर का और आर के डेरिवेटिव का, एक 1/√3 था, दूसरा -4/3 था, उनको भी हमने ऐड कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करना तो ठीक है, वरना इतना भी काफ़ी। इसी तरह जी वाला एक π/3 और दूसरा +1।